नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके लेकर आता हूँ मैं उत्तराखंड खजाना क्लास। आज भी मैं आपके सामने उत्तराखंड का लगभग 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसको मैं सोल्व कराऊंगा। साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चैनल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिएगा जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, सभी के लिए हमारी वीडियो लाभदायक होती है। तो आप रोजाना इसको देखिएगा रात के 10 बजे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ देखिएगा आपकी परीक्षाएं सितंबर और अक्टूबर में कभी भी हो सकती हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना के रखिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, क्वेश्चन में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते उसको मालूम कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशित के ब्राह्मण में बद्रिक आश्रम में किसका निवास स्थान बताया गया है? तो कोशित के ब्राह्मण में बच्चों बताया गया बाक देवी का निवास स्थान। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज की वीडियो का पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाक देवी। क्वेश्चन हमारा अगला है, भोटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध किससे है? तो देखिएगा घबला देवता की अगर हम बात करें तो इन्हें पशुओं के रक्षक देवता माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है हमें किस पुस्तक से? तो आपको पता होगा, देखिएगा 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रघुमन शाह और गोरखा सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके बाद प्रघुमन शाह जी हार जाते हैं और उत्तराखंड में गढ़वाल में मुख्यतः नींव डलती है गोरखा शासन की। कुमाऊं में 1790 में गोरखा काल स्टार्ट हो गया था गोरखा शासन, और गढ़वाल में लगभग 1804 में जाके प्रारंभ हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा के मैदान में, या खुड़बुड़ा युद्ध की विशेष जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो ये पुस्तक है वैली ऑफ दून। वैली ऑफ दून पुस्तक से हमें जानकारी मिलेगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बच्चों इस पुस्तक के लेखक है सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिएगा वनों से संबंधित ये कमेटी गठित किया गया था। वन संबंधित या वनों में सुधार करने के लिए एक कमेटी बैठाई थी, और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी अपनी पेश की थी। तो मुख्यतः इस कमेटी का गठन कब किया गया था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का? तो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आपको कितने मार्क्स बने वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, गिलोगी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिएगा गिलोगी जो परियोजना बननी तो ये पहले ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन ये जो पूर्णतः शुरू कर दी गई थी वह वर्ष 1909 में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी गिलोगी परियोजना की हम बात करें तो ये उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है, और उत्तर भारत की भी अगर हम बात कर लें तब भी ये पहले स्थान पर आती है, जो कि आपके मसूरी वाले क्षेत्र में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1909 में ही आपको याद रखना है, भारत में एक अधिनियम आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, छिब्रो परियोजना का संबंध है? तो देखिए छिब्रो परियोजना आपकी देहरादून में टोंस नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। तो क्वेश्चन 69 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट करना ना भूलें। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर स्थित है देहरादून में। तो क्वेश्चन में हमारा 69 का आंसर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छिब्रो परियोजना हमारी टोंस नदी पर आती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरू पर्वत कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस जिले में हमारा मेरू पर्वत स्थित है? तो बच्चों मेरू पर्वत हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन में 70 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें बच्चों तो देखिएगा उत्तरकाशी क्षेत्रफल के मामले में उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 80-16 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ही बात अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी जो सीमा बनाता है वो तिब्बत से बनाता है। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ तो विश्वनाथ मंदिर आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तरकाशी के बारे में तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल मैं आपको बता ही चुका हूँ, 80-16 क्षेत्रफल है। उसके साथ साथ अगर हम उत्तरकाशी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएं
तो देखिएगा उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इसको उत्तर की काशी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको बाड़ाहाट भी कहा गया है। पुराणों में सौम्य काशी कहा गया है। बाकी हुएनसांग का आपको पता होगा, जो कि एक चीनी यात्री आए थे उत्तराखंड क्षेत्र में भी, भारत में भी। तो हुएनसांग ने उत्तरकाशी को कहा है शत्रुघ्न नगर। ये भी आपको याद करके चलना है। बाकी विश्वनाथ मंदिर के कारण उत्तरकाशी का नाम उत्तरकाशी पड़ा था। उसके साथ ही हम बात करें तो देखिए सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है उत्तराखंड का, वो भी उत्तरकाशी है। इसका जनघनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके साथ साथ सबसे कम महिला साक्षरता भी आपको उत्तरकाशी की देखने को मिलेगी। स्थापना की मैं बात करूँ तो 24 फरवरी 1960 को स्थापना हुई थी चमोली की। राज्य का सबसे उत्तरी जिला भी आपका चमोली ही है। उसके साथ ही मैं बात करूँ तो सर्वाधिक सेब का उत्पादन भी चमोली ज़िले में ही होता है। भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में स्थित है हमारा उत्तरकाशी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भटवाड़ी, डुंडा, चिन्याली, सोड़, बड़कोट, पुरोला, मोरी यहाँ की मुख्यतः तहसीलें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, यानी कि यूनेस्को की सूची में फूलों की घाटी को कब मिलाया गया? तो 12 अप्रैल 2005 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड की सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो फूलों की घाटी की खोज करने का जो श्रेय जाता है वह फ्रैंक स्माइक को जाता है। ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी 1931 में लगभग इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति है? तो देखिएगा पुरुषोत्तम पंत की हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी है। साथ साथ पुरुष पंत भी इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। एक ब्राह्मण थे। तो ये जो थे रुद्रचंद के सेनापति थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद के सेनापति थे। रुद्रचंद की मैं बात करूं तो देखिएगा रुद्रचंद जी ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। रुद्रचंद जी की हम बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। पहले ऐसे राजा थे जो मल्लयुद्ध में उतरे थे। मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती युद्ध में उतरे थे। रुद्रचंद जी की हम बात करें तो इतने फैक्ट हैं। बाकी बहुत सारे फैक्ट आते हैं, मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन, सिरमोही का किला कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे सिरमोही के किले की हम बात करें तो ये हमारा स्थित है चंपावत के लोहा घाट में। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। लोहा घाट को लोहा गार्ल के नाम से भी जाना गया है। ये भी आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया था, या हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया था? तो वो थे आपके कीर्ति शाह जी। क्वेश्चन 74 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था। ये आपको याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया था? तो देखिएगा पटवारी पद का जो सृजन किया था वह कमिश्नर ट्रेल के समय पर हुआ था और 1819 में हुआ। तो आपको बताना है कितने पटवारी इन्होंने सबसे शुरुआत में नियुक्त किए थे। अच्छा क्वेश्चन है। पटवारी के एग्जाम को और लेखपाल के एग्जाम में महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अशांति देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे बच्चों ब्रह्मदेव। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। ब्रह्मदेव अशांति देव राजवंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्तिकेय राजवंश में गृहद्वारों के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो गृहद्वार के रक्षक को कहा जाता था आपका घटपाल। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। कार्तिकेय राजवंश में गृहद्वारों के रक्षक कहलाते थे घटपाल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंडिया सबर जाति के नाम से किनका उल्लेख मिलता है? किन्हें कहा गया है मुंडिया सबर? तो ये कहा गया कोल को। कोल अगर हम बात करें बच्चों तो कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति भी आपको देखने को मिलती है। तो कोल को ही कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में मुंडिया सबर, और कहा जाता है बहुत क्रूप और भद्दे होते थे कोल। इसके बाद किरात आए और उसके बाद अब आए आपके खस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी तारादत्त गैरोला जी ने। एक आपको ट्रिक याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे अध्यक्ष याद कर लोगे। हाँ, एक ट्रिक याद करनी है, जाता वहरा बीबी के साथ। ये ट्रिक आपको याद करनी है और इस ट्रिक से आप आराम से सारी चीज़ें कर लोगे। जाता बहरा बीबी के साथ, आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत कारगर है ट्रिक। देखिएगा जा से आपका आएगा जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी थे।
ताश आएगा आपका तारादत्त गरोला। कुमाऊं परिषद के जो दूसरा अधिवेशन है बैठोगी तो अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गरोला। वैसे आएगा आपका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था तो बद्रीदत्त जोशी जी तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हर्ष आएगा आपका हरगोविंद पंत, जब चारवा अधिवेशन हुआ कांग्रेस कुमाऊं परिषद का तो हरगोविंद पंत थे। पहले में थे जयदत्त जोशी जी, दूसरे में थे तारादत्त गरोला, तीसरे में बद्रीदत्त जोशी, चारवें में हरगोविंद पंत। उसके बाद में पांचवें में थे बद्रीदत्त पांडे। वी बी है ना यहाँ पे, बी बी के साथ, तो पांचवें में बी आ रहा है तो बद्रीदत्त पांडे। और छठवें में थे आपके बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो कुल मिलाकर 6 अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के, और 6 के 6 अधिवेशन के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ये कहाँ कहाँ पर हुए थे उनकी प्लेस जो थी उनकी ट्रिक आपको बतानी है। बाकी मैंने कुमाऊं परिषद पढ़ा रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्ट में प्रसिद्ध शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा आपको पता होगा सल्ट घटना घटी थी 5 सितंबर 1942 को। ये मुख्यतः था क्या? देखिएगा सल्ट क्षेत्र में एक स्थान पड़ता खुमाड़। खुमाड़ में उस समय अल्मोड़ा जो कांग्रेस थी तो अल्मोड़ा कांग्रेस का हेडक्वार्टर था खुमाड़ में, और वहाँ पर लगातार क्रांतिकारी गतिविधियाँ पनप रही थी। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजी जो एसडीएम बताए जाते हैं उस समय, तो रानीखेत का एसडीएम ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जो भी क्रांतिकारी हो सब पे गोलियाँ चला दो। तो वहाँ पर अंग्रेज सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जिसमें बहुत व्यक्ति शहीद हुए थे। तो इसी की महत्वपूर्णता को देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को सल्ट वाले क्षेत्र में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि ये घटना 5 सितंबर 1942 को ही घटी थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 5 सितंबर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली भी कहा गया है और गढ़वाल का बारदोली है गुजरूगढ़। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा सुमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया? तो देखिएगा आपको पता है श्रीदेव सुमन जी का जो शहीद हुए थे, श्रीदेव सुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, तो वे हुए थे आपके 1944 में। 1944 में शहीद हुए थे। तो इनके अगले वर्ष में मतलब 2 साल के बाद 1946 में पहली बार सुमन दिवस मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1946 में मनाया गया था प्रथम बार सुमन दिवस, और इनका निधन हुआ था 1944 में। अगला क्वेश्चन 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो देखिएगा लगातार उत्तराखंड या जो उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी हिस्सा था उसको अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही बहुत पहले से, और इसी मांग को देखते हुए श्रीदेव सुमन जी ने 1988 में गठन किया था गणदेश सेवा संघ का दिल्ली में, और उसके बाद इसका नाम हिमालय सेवा संघ भी रखा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, श्रीदेव सुमन जी ने कार्य किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो देखिएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी में स्थित आपका बासुकी ताल है। और बासुकी ताल पहली बात तो आपको पता है लाल रंग है इस ताल का। बासुकी ताल में जो जल पाया जाता है उसका कलर रेड कलर है, और यहाँ जो कमल खिलते हैं वो होते हैं नीले रंग के। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, नील कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा? बासुकी ताल। अगला क्वेश्चन हमारा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित की जाती है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो आयोजित की जाती है वह सितंबर माह में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो आयोजित की जाती है वह सितंबर माह में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है? तो देखिएगा बिलोली गांव की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्राचीन नाम है कीर्ति नगर का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बिलोली गांव जो प्राचीन नाम है वो है कीर्ति नगर का प्राचीन नाम है।